पीढ़ी का निर्माण करें, कैसे हम महामानवों का निर्माण करें, जिससे कि आने वाला समय जो है वो वैसा ही हो जाए जैसा कभी सतयुगी और पूर्व में वातावरण हमारे देश का था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी ने शांति कुंज का दर्शन किया होगा, एक बार फिर से कर लीजिए। परम पूज्य गुरुदेव वंदनिया माता जी का समाधि स्थल, गायत्री माता मंदिर और हमारा अखंड दीपक जो 26 से जल रहा है, हमारा देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो ये आओ गणे संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम शुरू किया गया है शांति कुंज हरिद्वार से। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि आज के समय की सारी समस्याएं, चाहे वो व्यक्तिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय हो, सबके पीछे एक ही कारण है कि आज बड़े आदमी, संसाधन वाले, रुपए पैसे वाले, कोठी वाले, बंगले वाले, हायर टेक्नोलॉजी वाले बहुत हो गए। लेकिन आज रावण से बड़ी टेक्नोलॉजी और रावण से बड़े संसाधन वाले, उनसे ज्यादा कोई नहीं हो पाया। फिर भी आज हम रावण का पुतला क्यों फूंकते हैं? क्योंकि रावण का चिंतन, चरित्र, व्यवहार नीचे लेवल का था। लेकिन आज महामानवों का अकाल पड़ गया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा सारी समस्याओं का कारण केवल एक है कि आज महामानवों का अकाल पड़ गया। महामानव कौन होते हैं? जो जिनका चिंतन उत्कृष्ट होता है, जिनका चरित्र आदर्शवादी होता है, जिनके व्यवहार में शालीनता, प्रेम, करुणा, ममता, उदारता, सहयोग और सहकार की वृत्ति होती है, जो अपने लिए ही नहीं जीते बल्कि दूसरों के लिए भी अपना श्रम, साधन और समय लगा देते हैं। ऐसे लोगों को हम महामानव कहते हैं। ऐसे ही महामानवों को गढ़ने के लिए ये एक आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भोत्सव संस्कार का कार्यक्रम जो है एक आंदोलन के रूप में शांति कुंज हरिद्वार से प्रारंभ हुआ है। इन महामानवों को गढ़ने के लिए, बनाने के लिए, पैदा करने के लिए हमारे ऋषि जो चेतना जगत के वैज्ञानिक थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ ऑडियो विजुअल ऑटो सजेस्टिव डिवाइसेस दी, जिनको कि आज हम संस्कार परंपराओं के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये संस्कार मनुष्य के जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ पर किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव ह्यूमन साइकोलॉजी पे, एंडोक्रिनल सिस्टम पर और उनके जेनेटिक मशीनरी पे पड़ता है, जिसके कारण उनकी चेतना में घुसे हुए, बैठे हुए जो एनिमल इंस्टिंक्ट होती हैं, इविल इंस्टिंक्ट्स होती हैं या कुविचार होते हैं, उनको परिष्कृत, परिमार्जित और परिशोधित कर देता है संस्कार, और उनके स्थान पर चेतना पे अच्छे विचारों को, अच्छी भावनाओं को स्थापित कर देता है। देखा जाए तो एक तरह से ये सबकॉन्शियस माइंड का माइक्रो ट्रीटमेंट है। धर्म तन से लोक शिक्षण है, या मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो रिपीटेड एक्सपीरियंसेस एनकोडेड ऑन न्यूरोनल पाथवे आर नोन एज संस्कार। तो इसको समझने के लिए हमें पहले मनुष्य के शरीर को समझना पड़ेगा। 3 डायमेंशंस होते हैं मनुष्य के शरीर के, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। फिजिकल बॉडी से हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, और जो उसका स्थूल, उसका सूक्ष्म भाग होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि हमारा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आता है। मन के भी कई 4 आयाम हैं। एक कॉन्शियस माइंड होता है और इंटेलेक्ट। तो कॉन्शियस माइंड और इंटेलेक्ट का केवल
ये हमारे एस्ट्रल बॉडी का 10% भाग है, जो कि हमारी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को गवर्न करता है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को बताता है। इसके अलावा 90% जो हमारे एस्ट्रल बॉडी का पार्ट है वो सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन है, जिसको कि स्पिरिचुअल भाषा में हम चित्रगुप्त भी कहते हैं। तो चित्रगुप्त कोई आकाश में नहीं है जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा लिख रहा है, ये हम हर व्यक्ति के अंदर होता है, और ये बिल्कुल एक स्टोर हाउस की तरह होता है, जिसमें कि पूर्व जन्म के जितने भी हम क्रियाकलाप करते हैं वो इस पर छप करके एक शरीर से दूसरे शरीर पर आ जाता है। अब बच्चा जो गर्भ में होता है वो सोल कॉन्शियस होता है, उसको बॉडी की कॉन्शियसनेस नहीं होती, और उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो माँ के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को गढ़ सकती है। माँ जो चाहती है तो अपने बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर सकती है बाय बीइंग कॉन्शियस अबाउट हर थॉट, इमोशंस, डाइट, एनवायरनमेंट एंड लाइफ स्टाइल। तो इस तरह से ये कई टाइप के संस्कार हैं जो मनुष्य के शरीर में पड़ते हैं। उसके कर्मों के जेनेटिक माता पिता बाबा आदि से आते हैं, माँ के द्वारा गर्भ में दिया गया संस्कार, वातावरण का, घर का, उसके ऑफिस का, उसके समाज का, और आत्मा के गुण, ये सारे संस्कार जो हैं जीव लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में आ जाता है। लेकिन आज हम युवाओं के गिरते हुए नैतिक और भावनात्मक मूल्य के कारण हर व्यक्ति परेशान है। कारण क्या है कि हम बच्चे के स्थूल शरीर, उसको पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना, उसके लिए संसाधन इकट्ठा करना, इसके लिए तो साधन सुविधाओं का इंतजाम तो कर देते हैं, लेकिन उस बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा हो, उसके अंदर भावनाएं भी अच्छे हों, इसके लिए हम बिल्कुल भी ना तो हमको मालूम है और ना हम इसके लिए प्रयास करते हैं। इसीलिए शांति कुंज हरिद्वार से एक एंटीनेटल मास अवेयरनेस प्रोग्राम गर्भोत्सव संस्कार के नाम से न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी ये चलाया गया है, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी और श्रद्धेय अजीत जी के मार्गदर्शन में। तो इसका उद्देश्य केवल एक है कि उस बच्चे का, आने वाली पीढ़ी का तीनों शरीर परिशोधन हो सके, परिमार्जन हो सके और परिष्कृत हो सके, रिफाइनमेंट हो सके। और इसका लक्ष्य है वो बच्चा आने वाला शरीर से स्वस्थ हो, मन से संतुलित विवेकवान हो और भावनात्मक रूप से प्रखर प्रतिभाशाली गुणवान ऐसी पीढ़ी जो न केवल अपने घर की समस्याओं का समाधान करे बल्कि समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के को सॉल्व करने में अपना योगदान दे सके। तो गर्भ संस्कार है क्या? ये केवल रिचुअल्स नहीं है, बल्कि ये प्रजनन विज्ञान का एक सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक शिक्षण है, जिसमें गर्भवती माँ के लिए उसको स्वस्थ, प्रसन्न, शालीन, आस्तिक, अनुकूल वातावरण बनाने का, आहार विहार के बारे में और उसकी दिनचर्या को सुव्यवस्थित और स्वस्थ बनाने की जानकारी दी जाती है। एक छोटे से कर्मकांड के द्वारा परिवार वालों के समक्ष एक संकल्प लेने का ये उत्सव है, जिसमें भावी माता पिता, उसके घर वालों और उसमें जो लोग भाग लेते हैं उनका ध्यान उस बच्चे के न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर आकर्षित किया जाता है। आज मनाते तो सब हैं, हिंदुओं में गोद भराई, क्रिश्चियंस में बेबी शावर, मोहम्मडन्स में तहनीक, इसी तरह हर आदमी मनाता है, हर धर्म के लोग मनाते हैं। लेकिन एक सामाजिक समारोह करके, कुछ उपहार देके, कुछ एंटरटेनमेंट करके समाप्त कर देते हैं। क्या करना है? अब अपने बच्चे के लिए कैसे उसको हम एक अच्छा इंसान बनाएं, कैसे उसके IQ, EQ और SQ को बढ़ाएं, इसके बारे में ना कोई जानकारी देता है। इसीलिए आज की भावी पीढ़ी हमारी गलत दिशा में बढ़ती चली जा रही है। ये ज्ञान हमारी पूर्व की माताओं को था, इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा माता निर्माता भवति। माता निर्माण करने वाली होती है
उसका चिंतन, उसकी भावनाएं, आहार और वातावरण बच्चे के डेवलपमेंट के एक एक अंश पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी भावनाएं और चिंतन के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उसके द्वारा उस बच्चे का व्यक्तित्व बनता है। कहानी रानी मदालसा की है। उन्होंने अपने पति के कहने से 3 बच्चों को ब्रह्मज्ञानी बनाया। वो जानती थी कि हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति से हम जैसा चाहें वैसी संतान को कर सकते हैं। और चौथे बच्चे को उन्होंने महामानव, उन्होंने एक बहुत अच्छा राजा बनाया, बहुत अच्छा कुशल शासक बनाया, राजनीतिक बनाया। इसी तरह से आप सब जानते हैं कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ से चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, और सिखाया किसने था? उनके पिता अर्जुन ने। और जब सुभद्रा सो गई तो अभिमन्यु चक्रव्यूह के बाहर निकलना नहीं सीख पाया, जिसके कारण थोड़ी देर सोने के कारण उस बच्चे को युद्ध में अपनी जान गंवानी पड़ी। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज सारी सुभद्राएं सो गई हैं, आज सारे अर्जुन सो गए हैं, उनको फिर से बताना है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी वैसी हो सके जैसा पहले हमारा भारत था। भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था, चक्रवर्ती सम्राट था। क्यों? क्योंकि यहाँ माताएं जानकार थीं, उनके घर वाले वैसा ही वातावरण बनाते थे और जैसी चाहते थे वैसी पीढ़ियां गढ़ लेते थे। ये कोई हवाई कहानियां नहीं है कि उन माताओं ने गर्भ से अपने बच्चों को जो चाहा वो बना दिया। आज विज्ञान भी यही कह रहा है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक के शोध के अनुसार उन्होंने एक मॉर्फेटिव कॉजेशन का सिद्धांत दिया। वो कहते हैं कि माँ की विचार, भावनाएं, आहार, पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण एक मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स जनरेट करता है, जो कि जाकर के बच्चे के मस्तिष्क में उसकी 70 to 80% पर्सनैलिटी की फाउंडेशन बना देता है। यही नहीं, हमारी एपिजेनेटिक साइंस भी इसको सपोर्ट करती है। Epigenetic science is the study of heritable changes in genes, which is phenotype without any change in genotype, means without change in DNA sequence. तो epigenetic means above the genes. ये क्या करती है? ये जीन्स को, इसके अंदर वो शक्ति होती है कि ये जीन्स को ऑफ और ऑन कर सकती है। और ये एपी जीन्स जो होते हैं ये प्रभावित होते हैं माँ के विचार से, उनकी भावनाओं से, वातावरण से, उनके आहार से, उनकी दिनचर्या से। तो अगर मान लीजिए माता की दिनचर्या और आहार विहार अच्छा है तो हिरण्यकश्यप की जीन्स वाला भी बच्चा महामानव प्रहलाद बन सकता है। क्यों? तो कहानी सब आप लोग जानते होंगे कि हिरण्यकश्यप जब तप करने चले गए तो उनकी पत्नी कयाधु को इंद्र ने अरेस्ट किया। मारने ही जा रहे थे कि वहां पे नारद जी आ गए और उन्होंने कहा गर्भवती माता को मारना बहुत बड़ा पाप है। वो अपने साथ उनको ले गए, उनको वैसा ही वातावरण दिया, वैसे ही संगीत सुनाए, वैसा ही शुद्ध सात्विक संस्कारित आहार सुनाया, प्रवचन दिया, उनका स्वाध्याय कराया, और वो बच्चा जो है वो एक महामानव बना। नॉट ओनली प्रहलाद बट उसकी आने वाली जनरेशन भी महामानव की बन गई। इसका उल्टा एग्जाम्पल है हमारे रावण का। वज्रश्रवा ऋषि का पुत्र और पुलस्त का नाती रावण कैसे बन गया? क्योंकि उसकी माँ राक्षस कुल की थी। तो अगर आप समझना चाहिए कि एपीजीन्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इस कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है इट इज लाइक जीन्स, एंड सॉफ्टवेयर जिसको हम बदल करके कुछ भी दिखा सकते हैं वो एपीजीन्स है। या एक सिनेमा की स्क्रिप्ट ले लीजिए, वो है जीन्स जिनको बदला नहीं जा सकता, लेकिन डायरेक्टर चाहे तो उसके कुछ सीन्स को, कुछ डायलॉग्स को बदल करके उस सिनेमा को अच्छा या बुरा बना सकता है। उसी तरह से ये जीन्स के अंदर भी पावर होती है जो कि अब किसी भी चीज को उसके जो जीन्स हैं उसके एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करती है। इसी तरह से अगर माँ खुश है, प्रसन्न है, तनाव मुक्त है और संतुष्ट है तो उसके अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स जैसे सीरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफेलिन, डोपामाइन लाइक न्यूरोट्रांसमीटर्स भी एक्सक्रीट आउट होंगे और वो जाकर के बच्चे के अंदर अच्छी गुण डेवलप कर देंगे।
जैसे वो बच्चा प्रसन्न, तनाव मुक्त, खुश मिजाज, होशियार, व्यवहार कुशल, विधेयात्मक भावना वाला, आत्मविश्वासी, रचनात्मक, समझदार बच्चा प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकता है। लेकिन अगर माँ परेशान है, दुखी है, टॉर्चर्ड है, खुद उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, चुगली है, तो उसके अंदर से नेगेटिव हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन सिक्रीट होंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, जो कि जाकर के उस बच्चे की ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, जिससे ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थों की सप्लाई कम हो जाएगी। वो बच्चा अविकसित रह जाएगा, कम वजन वाला बच्चा होगा और बहुत सारी बीमारियों की जड़ लेकर के पैदा होगा। ये बच्चा रोने वाला, चिड़चिड़ा, गुस्सेबाज, असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक और भावनात्मक रूप से ये बच्चा कमजोर होगा। ADHD एक बीमारी होती है जिसमें बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव होता है, उसका मस्तिष्क और उसका सीखने की क्षमता बहुत कम होती है। वो प्रॉब्लमेटिक बच्चा होता है, ना केवल घर में, स्कूल में, अपने वर्क प्लेस पे और समाज के लिए। और आपको ताजुब होगा कि ऐसे 10 लाख बच्चे प्रति वर्ष हमारे भारतवर्ष में पैदा हो रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मदर टेंशन में है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं है जिसको करना है। अब माँ का आहार अगर संतुलित, सात्विक, संस्कारित ना हुआ, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ना हुए, तो वो माँ जो है वो कुपोषण की शिकार होगी, अंडर नरिश्ड होगी, और उसका बच्चा भी कुपोषण का शिकार होगा। और ये बच्चा कई डिजीजेस की रूट लेकर के पैदा होगा, जिन्हें डॉक्टर्स एडल्ट डिजीजेस ऑफ फीटल ओरिजिन कहते हैं, जैसे कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस्चेमिक हार्ट डिजीजेस, ये मोटापा, ये सारी बीमारियों की जड़ लेकर के वो बच्चा पैदा होगा। तो क्या करना चाहिए? माँ को खुश और प्रसन्नचित्त होना चाहिए और घर वालों को रखना चाहिए। उसके आहार के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसा कि आप पूर्व डॉक्टर्स के द्वारा बताए गए इंस्ट्रक्शंस को सुन चुके होंगे। आप जानते हैं कि किसी खेत में यदि एक अच्छा बीज बोया जाता है, तब आप अच्छी फसल उगा सकते हैं। खेत भी अच्छा होना चाहिए और उसके पैदा करने के लिए बीज भी अच्छा होना चाहिए। शायद इसीलिए भगवान कृष्ण को 12 वर्ष तक बद्रीनाथ में जाकर तप करना पड़ा था प्रद्युम्न को पैदा करने के लिए, और भगवान शंकर को तारकासुर नामक राक्षस को मारने के लिए, कार्तिकेय को पैदा करने के लिए तप करना पड़ा था। इसी तरह से हमारे ऋषियों ने 4 आश्रम में सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम शायद इसीलिए बनाया था, ताकि बीज अच्छा हो जाए, गैमीट्स अच्छे हो जाएं। क्योंकि माता पिता के गैमीट्स मतलब पिता के स्पर्म और माता के जो ओवा बनता है, ये बनना जब शुरू करता है तो मैच्योरेशन प्रोसेस के लिए 3 मंथ्स लेता है, जिसको कि हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और इस गैमेटोजेनेसिस के समय ही उस पर जीनोमिक इम्प्रिंटिंग हो जाती है, और ये जीनोमिक इम्प्रिंटिंग जो होती है, ये एक एपिजेनेटिक फिनोमेना है, जो कि प्रभावित होता है माँ के आहार से, उसकी दिनचर्या से, वातावरण से, विचारों से और भावनाओं से। तो इस तरह से अगर ये कब होता है? ये गर्भ में आने के पहले होती है जीनोमिक इम्प्रिंटिंग, मदर और फादर के गैमीट्स पे पड़ती है, और जैसी बीज होगा माता पिता का, वैसी ही संतान जो है आपके गर्भ में आएगी। तो इसलिए कि गर्भ में आने पर ही नहीं, जिनके गर्भ में अभी आना बाकी है, उन्हें भी कम से कम 3 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए। इसीलिए डॉक्टर्स ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो, स्पाइन्स की कोई डिफेक्ट ना हो, 3 महीने पहले ही फॉलिक एसिड, जिंक, B12 जो भी देते हैं, इसीलिए देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा तेज बच्चे का ब्रेन डेवलप करता है, सबसे तेजी से। और इस बढ़ते हुए दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जिस टाइप की इम्प्रिंटिंग हो जाती है, वो बच्चा जीवन भर वैसा ही बना रहता है। ये आप देखिए कि पहला महीना है, अभी जानते भी नहीं है कि प्रेगनेंसी है, और तभी ये जाइगोट बन जाता है 15 दिन में।
और 16 दिन से 18 दिन से लेके 26 दिन के बीच में ये बन जाती है इसके पूरे मस्तिष्क की नींव। इस मस्तिष्क में जो हमारा आगे का मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है और हाइंड ब्रेन है, ये बन जाता है। और इसमें जो न्यूरल ट्यूब है, जिसको कि डॉक्टर्स क्यों देते हैं फॉलिक एसिड, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना हो, मतलब दिमाग जो है ठीक बढ़े और उसके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें कई तरीके के विकार हो जाते हैं, जिसको कि हम लोग मिनिंगोसील, मिलिंगोमाइनोसील कहते हैं, और ब्रेन में एनेनकेफली कहते हैं, माइक्रोकेफेली कहते हैं। इस टाइप का बच्चा जो होता है कुछ ही दिन जी सकता है, और अगर जी भी गया तो वो कम दिमाग वाला बच्चा कई डिफेक्ट लेकर के पैदा होता है। तो सोचिए, पहला महीना ऐसा है तो जिसमें कि अगर हमने असावधानी कर दी तो वो बच्चा कितने मस्तिष्क की बीमारी लेके पैदा होगा। इसीलिए ना केवल ऋषियों ने बताया बल्कि आज डॉक्टर्स भी इस बात को बता रहे हैं। वो तो फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, लेकिन शांति कुंज से ये एक अभियान चलाया गया है प्री प्लानिंग का, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि केवल उसका शारीरिक विकास ही ना अच्छा हो, बल्कि वो बच्चा मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से भी वो बच्चा एक अच्छा इंसान भी बन सके। इसलिए उसकी माँ और पिता की तैयारी कराई जाती है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, घर के वातावरण की, ताकि वो आने वाला जो बच्चा है वो एक बहुत ही स्वस्थ बच्चा, चारों तरफ से अच्छा बच्चा बन सके। और आप देखिए, जब हमको पता चल जाता है कि वो बच्चा अब गर्भ में आ गया है, मतलब 5वां सप्ताह है, तब उस बच्चे का पूरे ब्रेन की ये देखिए आप, उसके सेरिब्रम, उसका थैलमस, हाइपोथैलमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लंगाटा, ये पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड की नींव पड़ जाती है। और 5वें सप्ताह में ये देखिए पूरे का पूरा ब्रेन बन जाता है। कहने का मतलब है जरा सी असावधानी, चाहे वो आहार की हुई और चाहे वो टेंशन की हुई, उस बच्चे के ब्रेन की डेवलपमेंट को कम कर देता है। ये आपको सीधी ये स्लाइड हमने आपको पहले भी दिखाई है कि तीसरे सप्ताह में न्यूरल एक्टोडर्म, न्यूरल प्लेट बन जाता है, और चौथे सप्ताह में न्यूरल ट्यूब बन जाती है, और ये न्यूरल ट्यूब क्लोज होती है 26th डे पर। इसलिए हमको ये सावधानी बरतनी चाहिए। अब ये चौथा महीना है, तीसरा महीना समाप्त हुआ, चौथा महीना शुरू हुआ। इसी समय ब्रेन की सेल 2,50,000 पर मिनट की रफ्तार से मल्टीप्लाई होती हैं, न्यूरॉन्स बनने लगते हैं, नर्व सेल्स बनने लगती हैं। अब बच्चा आवाज सुनने लगता है, सूंघने लगता है और स्वाद लेने लगता है। इसीलिए इस माह में हमारे ऋषियों ने पुंसवन संस्कार, जिसको कहते थे पहले, अब हम लोग उसको गर्भ संस्कार के नाम से जानते हैं। इसलिए किया जाता है कि बच्चा अब सुन रहा है, स्वाद ले रहा है, सूंघ भी रहा है, तो अब उस माता को और उसके घर वालों को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसा आहार विहार होना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है, और उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की ओर उनका माइंड जो है वो डाइवर्ट किया जाता है। ये छठा महीना है। छठे महीने में उस बच्चे के इमोशनल सेंटर बन जाता है। अब वो माँ चाहे खुश हो तो बच्चा भी खुश होगा, और माँ दुखी है तो बच्चा भी दुखी होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से देखिए, ये माता पिता बहुत लड़ते हैं, बहुत जोर जोर से शाउट करते हैं, और वो रिलैक्सिंग बेबी जो है वो टेंशन में आ जाता है, तो उसको कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं हम आपको बता चुके हैं, वो बच्चा वैसे ही पैदा होगा। अब ये एक दूसरी माँ है जो कि अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, और वो उससे मीठी मीठी बातें करती है, उससे कहानियां सुनाती है। उसके घर वाले भी उसको जो है बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, और उसको बहुत केयरिंग है। सब लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं और पूजा आरती करते हैं। वो बच्चा भी उनको शेयर करता है और मुस्कुराता है। तो मुस्कुराता ही नहीं, बल्कि अगर सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक मदर सुनती है, मेलोडियस म्यूजिक सुनती है, जैसे हमारे
क्लासिकल म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, हमारे मंत्र हैं, ओंकार है, नाद योग है। ये म्यूजिक सुनकर वो बच्चे का न्यूरॉन्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इन म्यूजिक को सुनने से कहते हैं कि पेड़ पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, गायें दूध अच्छा देने लगती हैं। इसी तरह से आज विज्ञान कह रहा है कि सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक के वाइब्रेशंस और म्यूजिक उस बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को अच्छा कर देता है। अब ये देखिए, एक ये हमारे अहमदाबाद का बच्चा है और ये हमारा हम गर्भोत्सव का बच्चा है। इसकी माँ हमेशा गायत्री मंत्र जप करती थी और जब ये बच्चा पैदा हो गया तब ये माता जब गाती है गायत्री मंत्र तो वो भी बोलने का 1.5 महीने का बच्चा कोशिश करता है। तो ये बच्चा देखिए कैसा बढ़िया। अब ये हमारी गर्भ उत्सव की एक छोटी बच्ची है। ये गर्भ में जब थी तो इसकी मदर को जब टेंशन होता था तो वो एक संगीत सुनती थी। अब ये बच्चा रोने लगा तो उसने वही संगीत लगाया। आप देखिए ये बच्चा जो है ये रोते रोते चुप हो जाता है और संगीत सुनने लगता है। एक्सप्रेशन है इसका। तो ऐसे बच्चे घर में सीख जाते हैं। अब ये बच्चा देखिए 1.5 साल का बच्चा गीता का श्लोक सुना रहा है। क्यों? इनके माता पिता गीता का पाठ करते थे। कहते हैं कि 8th मंथ में बच्चे के अंदर लर्निंग एंड मेमोरी सेंटर बन जाता है। एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में 24 घंटे में 5000 वर्ड माँ के सीखता है। इसके अलावा उसके घर में जितने लोग हैं सबके शब्द सीखने लगता है। और बच्चे का मस्तिष्क एडल्ट के मस्तिष्क से उनके अंदर धारण करने की क्षमता बहुत होती है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्शियस माइंड और इंटेलेक्ट काम नहीं कर रहा है। हमें रोकता कौन है काम करने के लिए? कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो इंद्रियों से कनेक्टेड है। बच्चे की इंद्रियां अभी वो बॉडी कॉन्शियस नहीं है, इसलिए उनको रोकने वाला इंटेलेक्ट और कॉन्शियस माइंड नहीं है। तो सब चीज उसके सब कॉन्शियस माइंड में कलेक्ट होती है। इसलिए जो भी चीजें होती हैं उसको धारण करने की क्षमता होती है उसके अंदर। और बाद में पैदा होने के बाद जब भी उसको वातावरण मिलता है वैसे ही उसकी पर्सनालिटी बन जाती है। 9th मंथ में वो कई भाषा सीख सकता है, 2, 3, 4 भाषाएं सीख सकता है और फिर सभी सूचनाएं एकत्र करके वो बच्चा पैदा हो जाता है। अब माँ से बच्चा बात भी करता है। आप देखिए अगर एक डेड बॉडी है तो ना बात कर सकती है, ना देख सकती है, ना सुन सकती है। इसका मतलब ये है कि अभी तक जो बोलता, सुनता और खाता पीता था वो कोई और चीज थी, वो उसकी आत्मा थी। इसी तरह से बच्चा के अंदर आत्मा होती है जो आत्मा से अपनी माँ से बात करता है। अगर माँ ध्यान पूर्वक उसको सुने, ध्यान लगा करके अपने माइंड को कंसंट्रेट करे तो बच्चा कहता है कृपया मुझे प्यार कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे लिए अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे संगीत सुनिए, अच्छी कहानियां सुनिए, पौष्टिक आहार खाइए, खुश रहिए, जिससे मैं दुनिया में एक सफल खुशहाल इंसान बन सकूं। तो माताओं के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो ये बच्चा कह रहा है। ये एक शॉर्ट समरी है कि माँ को, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको क्या करना है अच्छे बच्चे के लिए। इसी तरह से बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो इनसाइड द होम उसकी फाउंडेशन बन जाती है।
किसी भी पर्सनालिटी के लिए IQ, EQ और SQ की जरूरत होती है और बच्चे की IQ, EQ, SQ अच्छी हो, इसके लिए ये जरूरी है कि जब गर्भ में वो बच्चा था तो माँ का भावनात्मक और उसका विचार का स्तर कैसा था। IQ का मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट, इंटेलिजेंट क्वोशेंट जिसका अच्छा होगा वो हम कह सकते हैं वो बच्चा पढ़ाई में सफल हो सकता है। उसकी क्रिटिकल लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होती है, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसके अंदर अच्छा होता है, इंटरप्रेटिंग न्यू आइडियाज अच्छा होता है, जो कि लेफ्ट ब्रेन कंसर्न करता है। और EQ का मतलब इमोशनल क्वोशेंट, वो बच्चा एक सफल इंसान है कि नहीं, वो एक अच्छा इंसान है कि नहीं, ये बताता है हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि राइट ब्रेन गवर्न करता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा अपने ऊपर अपने इमोशंस पे कंट्रोल है कि नहीं, दूसरों के इमोशंस को, उसके दुख को, उसके दर्द को हम समझ सकते हैं कि नहीं, हम चैलेंजेस को डील कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं कि नहीं, हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम, ये सारा उस बच्चे के अंदर होगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा, ना केवल एक अच्छा अपने क्लास का टॉपर बनेगा बल्कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। और स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मतलब होता है मॉरल एंड ह्यूमन वैल्यूज, जैसे हम कह सकते हैं प्यार, करुणा, ममता, उदारता, दया, सहयोग और सहकार की वृत्ति, दूसरों के लिए हम कुछ कर सकें, ये होता है स्पिरिचुअल क्वोशेंट। और सोशल क्वोशेंट का मतलब होता है कि हमारा व्यवहार हमारे घर में और हमारे समाज में कैसा है। इन सारी की सारी चीजों की नींव माँ के गर्भ में पड़ती है और वो डिपेंड करती है कि उस समय उसका भावनात्मक स्तर कैसा था। तो बच्चे में अच्छी आदत डालने के लिए बहुत जरूरी है कि हम फर्स्ट डे से नहीं बल्कि 3 महीने पहले से लेकर के 2 साल तक उस बच्चे के अंदर अच्छी आदत डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 साल तक बच्चे का 5 साल तक कहिए 5 साल तक सबकॉन्शियस माइंड तेजी से काम करता है, उसके बाद उसका कॉन्शियस माइंड भी काम करने लगता है। इसलिए 2 साल तक तो बहुत आवश्यक है कि आप अपने बच्चे की ब्रेन की ग्रूमिंग और उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से राइट और लेफ्ट ब्रेन जो होते हैं इसमें IQ और EQ का होता है। तो अगर बच्चे का आप चाहते हैं कि वो एक पढ़ाई में भी खूब होशियार अच्छा बने और आगे रहे और वो एक अच्छा इंसान भी बने, तो दोनों टाइप की एक्टिविटीज मदर को करनी पड़ेगी। आगे क्या करना है इसके बारे में बताया जाएगा। गांधी जी पढ़ने में कोई बहुत होशियार नहीं थे, लेकिन वो उनका इमोशनल क्वोशेंट, स्पिरिचुअल एंड सोशल क्वोशेंट बहुत अच्छा था, सोशल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी थी, जिसके कारण न केवल आज वो हमारे यहाँ पूज्य हैं बल्कि बाहर के लोग भी उनके गुणों का गान करते हैं। तो करना क्या है एक अच्छे बच्चे को पैदा करने के लिए? घर वालों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे अर्जुन की जिम्मेदारी थी अभिमन्यु को पढ़ाने की गर्भ से, उसी तरह से, क्योंकि ये बच्चा जो आ रहा है ये आपकी ही अमानत नहीं है, ये भगवान की भेजी हुई आपके यहाँ डिवाइन गेस्ट के रूप में आ रहा है। इसलिए जैसे आपके यहाँ गेस्ट आते हैं, आप उनको प्यार से बिठाते हैं, अच्छी डिशेस खिलाते हैं, अच्छा वातावरण बनाते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, तो उसके लिए आप स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न और आध्यात्मिक वातावरण बनाएंगे। आप आपस में अगर वैर द्वेष है तो उसको भुलाएंगे। सास ननद और पति पत्नी, अगर ऐसा कुछ है तो आप अच्छी संतान, मनचाही संतान चाहते हैं तो उसको भुला दीजिए। अगर नशा सेवन करते हैं तो उसको हटा दीजिए। क्रोध, तनाव, तेज आवाज, गाली गलौज, कलह क्लेश का वातावरण मत बनाइए घर में। शालीनता का वातावरण, प्यार का वातावरण और अच्छा कोजी वातावरण बनाइए। घर में ऐसा वातावरण बनाइए ताकि स्वाध्याय और सत्संग की व्यवस्था हो सके, चाहे पढ़ाई के माध्यम से, चाहे वीडियो के माध्यम से, चाहे ऑडियो के माध्यम से। और माँ खाना क्या चाहती है यही नहीं बल्कि कैसा व्यवहार चाहती है, इसके लिए भी आप तैयार रहिए कि उसको यदि उचित है तो उसको दीजिए, उसके लिए व्यवस्था बनाइए। इसके अलावा माँ को भी कुछ करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, जैसे उसकी दिनचर्या नियमित और स्वस्थ होनी चाहिए।
क्योंकि ये जो नियमित और स्वस्थ दिनचर्या है ये एपीजीन्स का काम करती है, जैसे एपिजेनेटिक इफेक्ट इस पे काम करता है। अगर कयाधु की दिनचर्या और उसका जो वातावरण था वो अच्छा ना होता तो प्रहलाद कैसे अच्छा बनता। इसलिए सुबह से शाम तक की दिनचर्या स्वस्थ और व्यस्त होना चाहिए। उसके अलावा उसको सुबह उठते ही उषा पान करना चाहिए। पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उषा पान करें, मतलब गुनगुना पानी कम से कम 2 गिलास 3 गिलास पिए जितना हो सकता है, ताकि कॉन्स्टिपेशन दूर हो और टॉक्सिन्स निकल सके। योग, व्यायाम, जप, ध्यान, प्राणायाम करें। क्यों? ताकि आपका बच्चा प्रखर, प्रतिभाशाली, तेजस्वी हो सके। नियमित अपनी धार्मिक पुस्तकों का, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान शरीफ, जो जिस धर्म का है वो अपनी नियमित उसका पाठ करें, ताकि बच्चों में आस्तिकता के गुण आ सके, उनके अंदर उनका इमोशनल क्वोशंट बढ़ सके। बच्चे में अच्छे गुण विकसित करने के लिए कम से कम विभाजित 4 घंटे सुबह से, वैसे तो जो भी एक्टिविटीज होती हैं बच्चे को अपने साथ शामिल करना चाहिए, उससे बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने से भी आईक्यू बढ़ता है, बातचीत करने से उसका इमोशनल क्वोशंट भी बढ़ता है। और वो भी नहीं हो पा रहा है आपसे, तो कम से कम आप ऑफिस में रहती हैं, कहीं और रहती हैं, आजकल तो खैर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो 4 घंटे अच्छे सुखदायी गूंजने वाले संगीत, 4 घंटे उससे बातें करें। कैसे? अच्छे सुखदायी संगीत सुन करके, स्वाध्याय सत्संग करके, ध्यान के माध्यम से आप ध्यान करिए। अब चलिए हम ध्यान करते हैं, और ध्यान के माध्यम से जो भी आप उसमें रहिए कि ध्यान के माध्यम से हमारे जो भी आप ध्यान करिए, वैसे हम लोग तो 3 शरीरों का ध्यान कराते हैं, तो तीनों शरीर आपके डेवलप कर रहे हैं, उसमें ओजस तेजस वर्चस आ रहा है, हम ध्यान करने चल रहे हैं, आपके भी तीनों शरीर डेवलप हो। इस टाइप से ध्यान के माध्यम से गर्भस्थ शिशु से अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करके, शौर्य, साहस और अच्छे व्यक्तियों के जीवन चरित्र को पढ़ करके बायोग्राफी सुनाइए, ताकि उस बच्चे में महान आत्मा के गुण पैदा हो सके। मानवीय मूल विकसित करने वाले साहित्य पढ़ के, चित्र बना करके, और कुछ गेम्स जो होते हैं जो आईक्यू बढ़ाने वाले होते हैं, उनको खेल करके उनको भी बच्चे के साथ अपना करिए, उसको इन्वॉल्व करिए, ताकि बच्चे में अच्छे गुणों का विकास हो सके। डरावने और उत्तेजना वाले धारावाहिक या सिनेमा से बचना चाहिए। कम से कम दिन में 20-30 मिनट तो सोना ही चाहिए, बाकी 1.5 घंटे आराम भी करना चाहिए। उस आराम के घंटे में आप बच्चे से बातचीत करिए, उसको कहानियां सुनाइए, उसके लिए कुछ मीटिंग वगैरह करिए। तो इसलिए 1.5 घंटे का आराम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आराम करती हैं तो बच्चा भी आराम करता है, जब आप सोती हैं तो बच्चा भी सोता है। इसलिए बच्चा भी ओवर एक्सर्शन ना हो, इसलिए आपका आराम करना भी जरूरी है। अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट है, ईर्ष्या, द्वेष, हटवादिता, रूठना आदि है, तो उससे बचिए और अपने अंदर सेवा भावना रखिए, दूसरों की सेवा करिए। और कोई भी मतलब जैसे कि सेवा भावना से क्या होगा, बच्चे का इमोशनल क्वोशंट बढ़ेगा। तो इस तरह से उसको सेवा भावना रखिए किसकी से भी। घर में आस्तिकता और सहयोग सहकार का सब लोग मिलजुल करके, कम से कम पूरे दिन में एक बार रात में ही ले लीजिए, सब लोग मिलजुल कर बैठिए, बातचीत करिए, पूजा पाठ करिए, खाना खाइए, ताकि बच्चे में भी सबके साथ मिलजुल कर चलने का आदत पड़ सके। घर के वातावरण को अच्छा बनाइए। स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए अच्छे दिनों की याद करिए। कितने भी आप कष्ट में हो, आप बताइए, शिवाजी की माँ को, जीजाबाई को उनके पति ने, जब वो प्रेग्नेंट थी तो दूसरी शादी कर ली, उनको महाराष्ट्र भेज दिया। अब इस हालत में जीजाबाई ने तो संकल्प लिया था कि हम ऐसा संतान पैदा करेंगे जो मराठा राष्ट्र बनाएगा। तो उन्होंने कभी भी अपने मन को छोटा नहीं किया, हमेशा प्रसन्न रही, वैसा ही वातावरण बनाया और वैसे ही बने, प्रसन्न रही। अपना वही उनको राजनीतिक वगैरह सारे कुछ पढ़ाई वैसी की, वैसे ही उन्होंने तलवार चलाई, वैसे ही गुण पैदा किए और वो बालक शिवाजी बना। इससे ज्यादा तो कष्ट किसी माँ को नहीं हो सकता। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है कि प्रसन्न रहने के 2 उपाय हैं। प्रसन्न हम क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम परिस्थितियों से तालमेल नहीं बिठाते, और परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं
और अपनी महत्वाकांक्षाओं को कम करिए। तो परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं, महत्वाकांक्षाओं को कम करें तो आप प्रसन्न रहेंगे। घर में अच्छे सुंदर प्राकृतिक वाले दृश्य लगाइए। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सदवाक्य बना दिए गए हैं, वो सदवाक्य लगाइए। तो इस तरह से घर का वातावरण अच्छा बनाइए। हमेशा हल्का हल्का संगीत, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय घर में बहुत ही स्मूथ वॉइस में चलाते रहिए ताकि उसके वाइब्रेशंस भी अच्छे हों। आहार जो आपका होना चाहिए वो संतुलित सात्विक संस्कारित आहार होना चाहिए। बहुत तली भुनी मसालेदार चीजों से परहेज करना चाहिए और दिन भर में कम से कम 10-12 गिलास पानी पीना चाहिए। अब ये सारे आहार के बारे में आपको डॉक्टर सारस्वत जी ने बहुत अच्छे से बताया है। हम केवल आपको 1-2 चीजें बताना चाहेंगे जिसमें थोड़ा वैज्ञानिक टच है। जैसे कि खाना सात्विक किसको कहते हैं? सात्विक खाना जिसको कि हम सात्विक कहते हैं उसी को अब रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मूड फूड कहते हैं। क्यों? जो आहार वेजिटेरियन होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स ज्यादा होते हैं, जिसमें हरी सब्जियां, फल, दूध के प्रोडक्ट होते हैं, वो जब हम खाते हैं तो हमारे पेट में सीरोटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि हमारे मस्तिष्क में जाकर के हमारे मूड को अच्छा बनाता है। इसलिए उन्होंने इसको मूड फूड कहा। और प्राइम फूड का, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, बच्चे का मस्तिष्क बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हमारा मस्तिष्क भी हम सोते हैं तो चलता ही रहता है। इसलिए नॉट ओनली फॉर द बेबी, जो लोग बड़े हैं उनको भी प्राइम फूड खाना चाहिए जिसको कि ये मूड फूड कहा गया है। इसके अलावा जो आप बहुत सारी हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, जो नई लड़कियां हैं, वो बहुत फास्ट फूड खाती हैं, बाहर की चीजें खाती हैं। पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, मोमो है, समोसा है, दाल मोठ है, इस टाइप की चीजें खाती हैं। तो ये फूड खाने से क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन एक हमारी साइंटिस्ट है, उसने बताया, एलिस जैका ने ये बताया कि ये वाला खाना अगर आप खाएंगे तो अगर ज्यादा खाते हैं, वंस अ व्हाइल छोड़ दीजिए कि महीने 2 महीने में एक बार खा लिया, अगर आप अक्सर खाते हैं तो आपके मस्तिष्क में एक न्यूक्लियस होता है, एक सेंटर होता है जिसको हिपोकैम्पस कहते हैं, और ये दिस हिपोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। तो ये इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगा तो आपकी तो मेमोरी कम होएगी ही, उस बच्चे की भी कम हो जाएगी। इसलिए जो लोग ये सारी तमाशा करते हैं, इस टाइप का फूड खाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए और अच्छी चीजें खाना चाहिए। अब खाने के साथ आप दाल चावल रोटी सब्जी तो खाते हैं, लेकिन इसके साथ अतिरिक्त पोषक तत्व की भी जरूरत होती है, क्योंकि ये 4 पिलर हैं, आपके मस्तिष्क के विकास को भी ठीक करते हैं, शारीरिक विकास और आपकी प्रतिरोधक क्षमता भी ठीक करते हैं, और पाचन तंत्र भी इसके लिए बहुत जरूरी है। अब मस्तिष्क के विकास के लिए क्या खाना चाहिए? DHA, प्रोटीन, आयोडीन, फॉलिक एसिड, B12, जिंक और ओमेगा 3। अब ये होता किसमें है? होता है DHA मान लीजिए बादाम अखरोट में होता है, तो गरीब लोग तो नहीं खा सकते बादाम अखरोट, जिनके पास है वो खा सकते हैं। अलसी और टोफू, अलसी इज इक्वली गुड और टोफू इज पनीर ऑफ सोयाबीन मिल्क। तो इस तरह से आयोडीन किस में होता है? वो नमक वाले पालक में तो होता ही है, इसके अलावा ओट, केला और बीन्स में भी होता है। और फॉलिक एसिड हरी सब्जियां, छोले, दाल और बीन्स में होता है। B12 किस में होता है? सोयाबीन में होता है। तो दूध, दही, अब जो कॉमन है सब में वो चीज देख लीजिए। सरसों के तेल, ओमेगा 3 क्या है? ऑयल में होता है। तो क्योंकि हेल्दी ऑयल क्या है? वो हमारा सरसों का तेल है, राइस ब्रान ऑयल है। देशी गाय का घी भी हमारा ओमेगा 3 कंटेन करता है और ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अब ये पहली तिमाही से लेके थ्रू आउट 9 मंथ ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। इसके अलावा लैक्टेशन पीरियड में भी हमें इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि मिल्क के साथ ये सारी चीजें जाती हैं बच्चे के अंदर, और उसका मस्तिष्क जो पैदा होने के 1-2 साल तक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि 15% जो है वो फर्स्ट ईयर में बनता है और शेष जो 15% मस्तिष्क है उसका टू होल लाइफ में बनता है, और 70% इनसाइड द वूम बन जाता है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना है कि कम से कम उस बच्चे को 6 महीने तो पिलाना ही पिलाना है दूध, और नहीं तो 2 साल तक पिला सकते हैं तो पिला सकते हैं। अब हड्डियों के लिए क्या खाना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम तो आप लोग सब जाते हैं दूध और दूध के उत्पाद में होता है, लेकिन मैग्नीशियम किस में होता है? कद्दू, सूरजमुखी का बीज, तरबूज का बीज, भिंडी, अलसी, इसमें होता है। और मैग्नीशियम क्या करता है? वो हड्डी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप जैसे बादाम अखरोट खाती हैं तो जितने बीज हैं वो भी ले आइए। बीज सस्ते मिलते हैं तो बीज को भी खाइए, चाहे आप उसमें नमक डाल के खाइए, चाहे आप उसको मीठा बना के खाइए। विटामिन डी धूप में तो होती है, लेकिन मशरूम, बादाम, दूध, दही में भी होती है। तो इस तरह से हरी सब्जियों में आयरन होता है। प्रतिरोधक क्षमता के लिए क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ताकि आप जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो आप थ्रू आउट द 9 मंथ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके लिए विटामिन सी, ई और ए जरूरत है। और उसके लिए सी के लिए खट्टी चीजें जैसे नींबू है, आंवला है, संतरा है। ई के लिए आपको बादाम, मूंगफली और पालक खानी है। वो कैडो तो अपने यहाँ मिलता नहीं है, ये तो बाहर का फूड है, फ्रूट है, तो इसको खाने की कोई इतनी जरूरत नहीं है अगर आप मूंगफली, पालक, बादाम खा रहे हैं। विटामिन ए जो है वो गाजर, पपीता, कद्दू, आम, टमाटर, शिमला मिर्च में होता है। कहने का मतलब है। और फ्रुक्टो ऑलिगोसैकेराइड क्या करता है? आपके पेट के डाइजेशन को अच्छा करता है। इसके अंदर जो आपके नॉर्मल बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करता है, और जिससे आपका डाइजेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूजुअली डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो इसको सबको ठीक करता है। और किसमें होता है? गेहूं में, केला में, जौ, दही और मट्ठे में। इसी तरह से थाइमिन जो होता है वो सूरजमुखी के भी, मतलब ऑन दी होल आपको बादाम, अखरोट, अलसी, सारे बीज और जितने बीन्स होते हैं और दूध और दूध के प्रोडक्ट होते हैं, दालें हैं, ये सारी चीजें आपको अपने खाने में बढ़ानी है। इसके अलावा जो है आपकी थाली में क्या होना चाहिए? जैसे आप रोटी और चावल खाते हैं तो रोटी में क्या हो? रोटी केवल गेहूं की नहीं, बल्कि उसमें आप जौ, चना और सोयाबीन का आटा ये मिला लीजिए तो प्रोटीन युक्त आहार हो जाएगा। चावल खाते हैं तो वो वाला पॉलिश चावल मत खाइए, थोड़ा ब्राउन राइस खाइए। तो इस तरह से रोटी और चावल की चीज हुई, और जितने भी उसके चोकर के साथ खाइए, क्योंकि उसमें फाइबर होता है जो कि आपके लिए अच्छा होगा। जो भी मैदे की चीजें हैं, सफेद रोटी, सफेद चावल, तली आलू, ये सब चीजों से बचना चाहिए। इसके अलावा आता है आपकी सब्जियां। तो 3 से 4 कटोरी आपको सब्जियां, हरी सब्जियां, रंगीन सब्जियां, हर रंग की सब्जी और हर रंग के फल जो डार्क कलर्ड है, जैसे हरा है, लाल है, पीला है, ये सारी चीजें, और पर्पल है, इन सारी चीजों को खाना है। फल आपको 2 कटोरी कम से कम खाना है पूरे दिन में। तो इस तरह से आपको दूध और दूध के प्रोडक्ट कम से कम 4 प्याले ये होने चाहिए। और प्रोटीन के लिए सारी दालें जितनी भी हैं वो 1 कटोरी कम से कम एक दिन में आपको खाना चाहिए। चीनी की जगह आप गुड़ का या खाड़ का इस्तेमाल करिए। चीनी क्या होती है? इसको डॉक्टर्स बोन थीफ कहते हैं। ये बोन को कमजोर कर देती है, इसलिए अवॉइड करिए चीनी और खाड़ खाना शुरू कर दीजिए, ब्राउन शुगर जो आती है। और इसको बहुत ज्यादा नहीं खाना, 4 से 5 चम्मच पूरे दिन में खाना है। इसके अलावा घी तेल का इस्तेमाल जो है बहुत कम करिए। पूरे दिन में 5 चम्मच से ज्यादा तेल आपके अंदर नहीं खाना चाहिए। अब कौन सा तेल खाना चाहिए? सैचुरेटेड ऑयल नहीं, ये सब आपको बताया जा चुका है, तो उनको ऑयल को अवॉइड करिएगा। किस चीज से बचना चाहिए? आपको शराब, धूम्रपान, कॉफी, चाय, बिस्किट, क्रीम, मांस, समुद्री भोजन, पॉस्चराइज्ड दूध या दही बिना पॉस्चराइज्ड, और अधिक मिठाई, पकवान, ये सब से बचना चाहिए। अब शराब, धूम्रपान और चाय ये तो भारतवर्ष में कम है, लेकिन फिर भी अभी देखा जा रहा है कि आने वाली जनरेशन जो युवा है वो इससे इन्वॉल्व करे, उनको तो सावधान हो जाना चाहिए। क्या खाना है ये हम आपको बता चुके हैं। अब इनसे परेशानी क्या है? जो शराब पीने वाले बच्चे हैं या जो बहुत ज्यादा धूम्रपान करने वाले हैं, उनका बच्चा जो होगा वो या तो वो अबॉर्शन हो जाएगा, पहली बात तो प्रेगनेंसी होने में देर होगी, उसको स्टेबिलिटी मतलब बच्चे नहीं होंगे, या तो उसका बच्चा कम वेट वाला होगा, प्रीमेच्योर होगा, मिसकैरेज हो जाएगा, गिर जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, और बहुत सारे वो डिफेक्ट लेकर के पैदा होगा, सुनने के और हार्ट के डिफेक्ट।
और वो बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो सकता है। ऐसे बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी हो सकता है। और इन बच्चों की पुअर मेमोरी होती है, उनका अटेंशन डिफिकल्टीज होती हैं और उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होता है, लो आईक्यू का बच्चा हमारा पैदा होता है। और आपको बताया ये बच्चा ADHD बीमारी से इट विल बी प्रॉब्लमेटिक एट होम एंड एट वर्क प्लेस। चाय भी पीने से ज्यादा चाय कॉफी पीने वाले के भी बच्चों का गर्भपात होता है और कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं। इसके अलावा जो लोग धूम्रपान करते हैं वो उनको भी प्रेगनेंसी होने में डिले हो सकता है, स्टेरिलिटी हो सकती है, एबॉर्शन हो सकते हैं, मरा हुआ बच्चा पैदा हो सकता है, छोटा बच्चा पहले पैदा हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, मतलब पेट में बच्चा गर्भ में वो यूट्रस में न आके ट्यूब्स में रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें निकोटीन जो होती है वो उसके ट्यूब को कंस्ट्रिक्ट कर जाती है और इन बच्चों के मस्तिष्क और हृदय के विकार आ जाते हैं। ये बच्चे बाद में पैदा होने के बाद सडन इनकी डेथ हो जाती है। इनके जब गर्भ में रहते हैं तो सडनली इनका प्लेसेंटा यूट्रस से अलग हो जाता है और वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, बच्चा मर सकता है। प्लेसेंटा प्रीविया मतलब बच्चे का जो प्लेसेंटा है वो नीचे आ जाता है और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो इन चीजों से इतने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए हमारी जो बच्चियां गर्भ धारण करने के पहले या जो माताएं अभी ये करती हैं उनको बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए और उनको इन बातों का, अगर रेडिएशंस हैं, अगर रेडिएशंस मींस जो आपके जितने भी मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, इन सब का एक्सपोजर से बहुत दूर होना चाहिए, क्योंकि ये रेडिएशंस जो है ये बड़ों के स्कल में तो 25% पेनिट्रेशन पावर होती है, लेकिन जो बच्चे 5 से 10 साल के हैं उसमें 50% होती है और जो बच्चे उससे छोटे हैं इवन ये रेडिएशंस प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के पास जाता है और उसके अंदर जा करके उसको मानसिक विकास और उसके मस्तिष्क में, ब्रेन में विकृतियां पैदा कर देता है। वो मानसिक रूप से बच्चा कमजोर होता है, उसमें ट्यूमर बन सकता है, कैंसर की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से, लेकिन अगर मान लीजिए ये चीजें गर्भ के पहले हो रही हैं, अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रख रहे हैं, बहुत देर तक अपने थाइस पे रख करके लैपटॉप चला रहे हैं, तो क्या होगा? अभी हमने आपको बताया जर्म सेल जहां से गैमीट बनते हैं वहां पे उसमें जो है चेंज आ जाता है और ये चेंज जो होता है वो हेरिटेबल चेंज, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला जाता है और वो नुकसान करता है। तो इस तरह से DNA जो प्रभावित हो जाता है, हमारे उन बच्चों को भी सावधान होना चाहिए जिनके अभी उन्होंने गर्भ धारण नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, रेडिएशन से उसके जो सीमेन होता है, उसके जो स्पर्म होते हैं, उनकी क्वालिटी कम हो जाती है, उनकी स्पीड कम हो जाती है, उनकी काउंटिंग कम हो जाती है और उसके DNA में क्षति होती है। तो इस तरह से जो है प्रिकॉशन लेना चाहिए। अब क्योंकि आपका समय हो रहा है तो 5:15 बजे तक है, तो फिर हम थोड़ा सा और बता देते हैं। दीदी आप प्लीज बता दीजिए, 5:15 5:20 तक आप बता दीजिए, अपने पास फिर 35-40 मिनट्स क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रहेगा, इसीलिए अब जो बताना था मैंने बताया। अब हम आपको कुछ उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी बताना चाहते हैं कि आप जब ध्यान प्राणायाम जो करते हैं तो आपके ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ना केवल उस बच्चे के और गर्भवती माता के, बल्कि नॉर्मली जैसे हम लोग हैं। अब हम जब ध्यान करते हैं तो क्या होता है, आप देखिए हमारे मस्तिष्क में, जब हमने आपको बताया एक हिपोकैम्पस ये सेंटर होता है, ये हिपोकैम्पस सेंटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग एंड मेमोरी। तो अगर हम ध्यान करते हैं तो क्या होगा, हमारी मेमोरी और हमारी लर्निंग पावर बढ़ेगी और उस बच्चे की भी बढ़ेगी। इसके अलावा एक सेंटर होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला, इसमें फियर, फोबिया, चिंता, शंका, ये सारी नेगेटिव विचार इस वाले एमिगडाला में होते हैं।
अब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है, ये एमिगडाला सेल का वॉल्यूम जो होता है ये कम होने लगता है, इसकी सेल्स कम होने लगती हैं, तो धीरे धीरे आदमी जो होता है उसके नेगेटिव विचार खत्म हो जाते हैं और वो रिलैक्स और पीसफुल माइंड से काम करता है। इसी को साधारण भाषा में कहते हैं एमिगडाला को खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए गुरुदेव ने कहा है व्यस्त रहे मस्त रहे। अगर हम खाली रहेंगे तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है और हमें हमेशा टेंशन रहेगा। एक दूसरा सेंटर होता है जिसको कि सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं। ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स है, ये क्या करता है, ये हमारे दिमाग को दौड़ाता रहता है। जैसे हम कहते हैं हमारा मन पूजे में नहीं लगता, हमारा मन पढ़ने में नहीं लगता, भागता रहता है, चंचल मन, तो ये क्या करता है, ध्यान से ये कम होने लगता है। हम कहते हैं भाई मन नहीं लग रहा तो क्या बैठे, इतनी देर टाइम क्यों वेस्ट करें। तो आप बैठोगे नहीं तो आपका ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स कम कैसे होगा। इसको कम करने के लिए आपका 1 हफ्ता भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है, 1 जन्म भी लग सकता है और कई जन्म भी लग सकते हैं। जब भगवान राम का मन चंचल होने की वजह से उन्होंने वशिष्ठ से पूछा था तो हम आप किस खेत की मूली हैं। तो इसलिए जो है आप बराबर ध्यान करते रहिए, किसी ना किसी दिन ऐसी समय आएगा जबकि ये सिंगुलेट कॉर्टेक्स छोटा होगा और हमारा वैसे ही मन लगने लगेगा जैसे अन्य लोग का लगता है। इसके अलावा ध्यान करने से ये प्री डॉर्सोलैटरल ये हमारा सेरिब्रम होता है। तो यहाँ का क्या होता है, यहाँ पे हमें निर्णय लेने की क्षमता होती है, हम अपने जितने भी परेशानियां होती हैं उनको समाधान कर सकते हैं। हमारी इच्छा शक्ति, विचार, भावना, सीखने की शक्ति, ये सारे की सारी चीजें जो हैं इस वाली एरिया में होती हैं हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स में। तो ये इसमें इसके वॉल्यूम बढ़ जाता है, यहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारी निर्णय लेने की, हमारी समस्याओं को समाधान करने की, हमको सीखने की, ये सारी चीजें जो हैं ये बढ़ जाती हैं ध्यान करने से। और इसके अलावा जो है ये हमारे डेविडसन है, 2008 में डेविडसन ने बताया कि हमारा हैप्पीनेस का लेवल जो है वो 30% बढ़ जाता है। एक एलिजाबेथ ब्लैकबर्न है, इन्होंने 2010 में बताया कि इसका इफेक्ट जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स पे पड़ता है। अब ये क्रोमोसोम्स पे देखिए ऊपर ये रेड कलर का टीलोस्मियर है, इस टीलोस्मियर की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और टीलोस्मियर का काम क्या है, हमारे एजिंग को कम करना। मतलब हम बूढ़े तो हैं लेकिन एजिंग हमारी कम हो गई। तो इसलिए मस्तिष्क पर ध्यान का आप देखिए, जो लोग ध्यान करते हैं उनका ऑरा कितना अच्छा होता है। इसी तरह से जप का भी प्रभाव पड़ता है। जप क्या करता है, जप जो करते हैं उससे ये सारी चीजें तो होती हैं क्योंकि जप में आप ध्यान भी करते हैं, लेकिन जप से 2 टाइप के वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। जप में एक वाइब्रेशन जो होता है वो शरीर के अंदर जो हम रिपीट करते हैं बार बार, रिपीटिशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन, ये तो होता ही है, लेकिन एक वाइब्रेशंस भी होते हैं जो वाइब्रेशन हमारे 6 चक्रों को, जो हमारे 6 चक्र हैं, स्पेशली सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र और विशुद्धामय चक्र को स्टिमुलेट करते हैं, जिसके कारण हमारी मेमोरी, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा निर्णय लेने की क्षमता, ये सब हमारी बढ़ जाती है। हमारे अंदर ओजस, तेजस और वर्चस्व बढ़ जाता है। इसके अलावा ये सारे चक्र हैं, आप देखिए ये सारे चक्रों का जागरण हो जाता है और इनको हम प्लेक्सिस कहते हैं। अब ये देखिए आज्ञा चक्र है, कवर्नस प्लेक्सिस है, विशुद्धामय चक्र हमारा फेरिंजियन, ये डॉक्टर्स जो बैठे हैं वो जान रहे होंगे। अनाहत चक्र हमारी कार्डियक प्लेक्सिस है, मणिपूरक चक्र हमारी सीलियक प्लेक्सिस है, स्वाधिष्ठान इंफीरियर मेसेंट्रिक प्लेक्सिस। इन सारे चक्रों की वजह से जो हमारी नर्व्स का स्टिमुलेशन होता है वो उसी से गुरुदेव कहते हैं ओजस, तेजस और वर्चस्व। और दूसरे वाइब्रेशंस जो होते हैं वो एक स्पाइरल वाइब्रेशंस होते हैं जो कि हमारे शरीर से निकलकर विश्व ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं और इनके अंदर वो गुण होता है कि अपने जैसे गुण वाले वाइब्रेशंस को लेकर के पूरे विश्व ब्रह्मांड से हमारे पास वापस आ जाते हैं। कब? जब हमारे अंदर प्राइम पेट्रोल होता है। प्राइम पेट्रोल मीन्स कि उस जप के लिए श्रद्धा और विश्वास होगा, तब ये मैग्नेटिक वाइब्रेशंस बनेंगे और तब हमारे अंदर कई हजार गुना फायदा हो जाएगा। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरे साथ गायत्री मंत्र 24 बार जपेगा वो 24,000 हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से, इसी तरह से प्राणायाम की भी बात है। प्राणायाम से क्या करते हैं, हमारा जो प्राण है छोटा सा,
वो महाप्राण से जुड़ जाता है। तो प्राणायाम करते वक्त क्या करना चाहिए? खाली सांस खींचना निकालना नहीं है। प्राणायाम तो 3 in 1 है। उसमें ध्यान भी करते हैं और गायत्री महामंत्र का जप भी करते हैं और सांस भी खींचते हैं। तो सांस जो नाक से खींचते हैं उससे तो ऑक्सीजन गई, और ऑक्सीजन जो है अगर वही प्राण होता तो डॉक्टर तो आईसीयू में रोज कोरोना वाले मरीज को देते हैं, लेकिन फिर भी वो मर क्यों जाता है? ऑक्सीजन बाहर से चल रही वेंटिलेटर से, क्योंकि उसके अंदर प्राण शक्ति नहीं है। और प्राण शक्ति आप कहाँ से खींचते हैं? आप ब्रह्म रंध्र से खींचते हैं। अभी जो हमने आपको बताया सहस्त्रार चक्र से खींचते हैं, और सहस्त्रार चक्र खींच करके पूरे 6 चक्रों में उसका मंथन होता है, और मंथन होता है तो आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाती है। तो क्या करना चाहिए? सीधी कमर करके बैठना चाहिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करना चाहिए, और गायत्री महामंत्र का मन ही मन उच्चारण करते हुए लंबी सांस खींचना चाहिए, रोकना चाहिए, और भावना करना चाहिए विश्व ब्रह्मांड के पॉजिटिव थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं, और निकालते वक्त भावना करिए कि हमारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल आ रहे हैं। तो इस तरह से उस बच्चे से भी बात करिए कि आपके भी सारे कुविचार बाहर जा रहे हैं। तो ये है आपका प्राणायाम की विज्ञान। और तो प्राणायाम का बहुत ज्यादा है, तो हम तो उसको नहीं बता पाएंगे अभी, इसके लिए अलग क्लास कभी रखिएगा, तो इसका साइंटिफिक क्लास। अब आप देखिए गायत्री मंत्र से, ये हमारे एम्स दिल्ली की रिसर्च है कि इससे मस्तिष्क का सारा जो है वो कैसी तेजी से बढ़ जाता है मंत्र के जप से। और आपकी दिनचर्या के बारे में शायद आपकी क्लास हो चुकी हो, तो सुबह से लेकर सुबह उठिए, उषा पान करिए, और फिर आप सूक्ष्म मतलब उल्टियां ना हो इसके लिए क्या करिए? या तो 1-2 चम्मच सत्तू खा लीजिए, या थोड़ा सा बिस्किट कोई खा लीजिए जो चोकर का बना हुआ, या बादाम या अखरोट खा लीजिए, और उसके बाद नहाइए धोइए। वातावरण घर का संगीत में होना चाहिए, बहुत खुश होना चाहिए। योग आसन भी आप संगीत के साथ करिए, जब ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, यज्ञ और आरती करिए, जिससे बच्चे के अंदर आस्तिकता का वातावरण आए। और फिर उसके बाद आप नाश्ता करिए जिसमें अंकुरित जरूर खाइए, क्योंकि अंकुरित में 500 टाइम्स न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स बढ़ जाते हैं। हल्का खाना खाइए, और उसके बाद फिर आपका मध्यकालीन आप अपने घर का काम करिए, ऑफिस जाइए, ऑफिस का काम करिए, फिर उसके बाद फिर अपना भोजन करिए, सात्विक संस्कारित और संतुलित आहार करिए, दोपहर में विश्राम करिए, और अपने बच्चे से बातचीत करिए। उसके बाद ध्यान करिए, ज्योति अवधारण, जैसे जो दीपक जलता है सबको ज्योति देता है, उसी तरह से हमारा बच्चा भी दूसरों को ज्योति देने वाला हो। स्वाध्याय और सत्संग करिए, या तो अपने घर में करिए या तो सुन के करिए। फिर मध्यकालीन नाश्ता में थोड़ा मट्ठा या जूस या फल या कोई चना वगैरह आप खा सकते हैं। तो इस तरह से घर का कार्य फिर शुरू हो जाता है। घर का काम करिए, आरती पूजा करिए शाम की। नाद योग एक बहुत इफेक्टिव है साधना। क्यों नाद योग? क्योंकि नाद जो है वो नाद से ही पूरा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है। अब कहते हैं कि जो सबसे पहला अनहद नाद था वो ओम था, और ओम जब नीचे आया, जैसे गंगा की धारा गंगोत्री से चल के नीचे 7 धाराओं में बढ़ जाती है, उसी तरह से वो ओंकार जो था जैसे जैसे नीचे आया वो 3 धाराओं में बटा, जो कि हम त्रिपदा गायत्री के माध्यम से जानते हैं। उसके बाद उसकी 7 और हुई, जिसको कि हम सारे गामा पाधा निशा के नाम से जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है इस नाद के माध्यम से हम परम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। और बच्चा जो आपके गर्भ में है वो सोल कॉन्शियस है, उसके अंदर वो नाद बराबर गुंजरित हो रहा है। तब जब आप नाद योग करते हैं तो उसके माध्यम से वो ओंकार से जुड़ जाता है। इसलिए इस बच्चे को आपका नाद योग बहुत पसंद है, और स्पेशली बांसुरी का, और जो आपके शांति कुंज में। इसके बाद स्वाध्याय करिए, और स्वाध्याय वो नहीं कि सोने वाला आपने लेट गए और पढ़ लिया और सो गए। स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए कि जो पढ़िए उसको पहले आधे घंटे का स्वाध्याय है तो आप कम से कम 20 मिनट पढ़िए, उसके बाद 5 मिनट चिंतन करिए, अंडरलाइन करिए, और 5 मिनट मनन करिए कि जो आपने पढ़ा है, ताकि वो आपके बच्चे में वो गुण विकसित हो सके। इस तरह से रात में हल्का भोजन करिए, और उसके बाद थोड़ी देर अपने पार्टनर के साथ या आपके घर में जो भी हैं उनके साथ टहलने जाइए।
और उसके बाद रात का जो रात में करीब 8 बजे दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल करके उसको छौंक दीजिए, चाहे तो हल्दी डाल करके पीजिए। उसके बाद फिर आप भगवान को प्रणाम करिए, अपने पूरे दिन की एनालिसिस करिए कि जो हमको करना था मैंने किया कि नहीं किया, और अगर नहीं किया तो कल फिर आगे की बात याद करिए कि कल ये गलती ना हो। अपने बच्चे से बात करिए कि अब हम लोग सोने चले, सोने के समय हम भगवान से जुड़ जाते हैं, वो महाशक्ति हमको फिर से एनर्जाइज करेगी और फिर से हम आगे पूरे दिन का काम करेंगे। फिर सोने वाले कोई संगीत लगाइए। निश्चित मानिए कि जो अभी आपने बच्चे को देखा, देखिए संगीत सुन करके वो बच्चा चुप हो जाता है। इसी तरह से अगर आप प्रतिदिन एक संगीत सोने के समय, एक संगीत जगने के समय और एक संगीत कोई भी, चाहे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक हो, आप उसको फिक्स कर दीजिए, ताकि बच्चा जब पैदा हो तो उस संगीत को सुन करके वो सोए, उस संगीत को सुन करके वो उठे और उस संगीत को सो करके खाना खाए। और नहीं तो आज के बच्चों की तरह आपका बच्चा भी आपसे मोबाइल लेगा और कार्टून देखेगा और तब खाना खाएगा। तो इस तरह से ये सब है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब भी चाहते हैं कि आप इस महामानव के उत्पादन में अपना योगदान करिए। क्यों? क्योंकि आने वाला समय, इस समय परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, इस विश्व ब्रह्मांड में बहुत सारी देव आत्माएं जन्म लेने के लिए, युग निर्माण का कार्य करने के लिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए ढूंढ रही हैं कि हम किस घर में पैदा हों, लेकिन उनको घर नहीं मिल रहा। तो हमारी माताओं को, जिन्होंने गर्भ नहीं धारण किया या जो गर्भ धारण कर चुकी हैं, उनसे निवेदन है कि वो इस कार्य को करने में छोटी छोटी लाठी लगाएं। और हमारे कार्यकर्ताओं जितने से निवेदन है कि इस कार्य के लिए वो इसका ज्यादा से ज्यादा ये बताएं लोगों को कि इस कार्य को आप करना है, ताकि इस कार्य को करने से क्या होगा कि भगवान के कार्य में आप वैसे ही सहयोगी होंगे जैसे रीछ बानर थे और ग्वाल वाले थे। अब श्रद्धेय डॉक्टर साहब का आप इसके बारे में एक निर्देश सुन लें। ये हमारा इस वर्ष का संकल्प है। इस संकल्प में आप कितना भागीदारी कर सकते हैं? युवा का निर्माण जो है वो बाल्यकाल से हो जाता है, गर्भ काल से हो जाता है। गर्भ पूजन संस्कार हमारे यहाँ से चालू हुआ तो कई सरकारों ने अपने आप अपना लिया। हमारे यहाँ के डॉक्टर गायत्री जी ने उसको साइंटिफिक रूप में डिपिक्ट किया और उसके बाद उसके पावर पॉइंट बनाए, जगह जगह भेज दिए। कई बच्चियां ट्रेन हुई, युवा ट्रेन हो गए और वो प्रशिक्षण देते हैं। अगर गर्भ से आने वाला बालक सही होगा और गर्भ से आने वाला बालक जो है संस्कारवान होगा तो वो बालक भविष्य में कभी बीमार नहीं होगा। तो इस तरह से अब आप हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे मनु भाई जी का और अपने डॉक्टर वरुण का, क्योंकि उन्होंने इस कार्य को जो संपन्न कराया, गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा प्रयास किया। अब आपको जो क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।